नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है RRLF यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि यहाँ से किसी भी लाइब्रेरी फील्ड के एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इस टॉपिक को करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि DSSB हो, चाहे KVS, NVS या पंजाब में जो वैकेंसीज़ आई हैं और जो बिहार में आने वाली हैं वैकेंसीज़, वहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड 2 सवाल आने की पूरी गारंटी है। तो इसको याद रखना है भैया। छोटी सी वीडियो है, लेकिन यहाँ से 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। चलिए, इसमें आपको इस स्लाइड में आपको याद कर रखने की केवल 2 चीज़ें हैं। तो वो कौन सी है? पहली, RRLF की फुल फॉर्म क्या है, और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत RRLF आता है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में क्या खास है। तो भैया, जब तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन को अगर समझना है आपको, तो राजा राम मोहन को भी समझना पड़ेगा कि ऐसी क्या खासियत थी जिनके नाम पर ये फाउंडेशन स्टार्ट किया गया है। तो राजा राम मोहन राय की क्या इम्पोर्टेंट है? राजा राम मोहन राय वैसे ही इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया में जैसे कि लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में मेलविल डेवी है, और फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर रंगनाथन, SR रंगनाथन को कहा जाता है। उसी तरह से ठीक राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक, या फिर पुनर्जागरण, भारत में पुनर्जागरण का जन्म किनके तहत किया हुआ था? तो वो हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा कराया गया था। ऐसी क्या खासियत थी? इन्होंने क्या करा था? तो इन्होंने जितनी भी समाज में, हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ थी भारत में, उन सब का विरोध करा था। चाहे वो बाल विवाह हो, बहुपत्नी विवाह हो। बहुपत्नी मतलब कि एक पति की कई सारी पत्नियां हुआ करती थी। और इसी तरह से चाहे वो सती प्रथा हो। सती प्रथा का तो एक्चुअल में इनके फैमिली में ही हुआ, फैमिली में ही ये कुरीति थी। तो मैं बता दूं, सती प्रथा एक्चुअल में क्या थी कि सती प्रथा जब हस्बैंड को इन केस अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो जो उसकी वाइफ है, तो उसकी वाइफ को भी ज़बरदस्ती चिता में जला दिया जाता था। ये सारी कुरीतियाँ उस समय समाज में थी। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि इन्होंने समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी उसका विरोध करा, उसमें सुधार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से सहयोग लिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी पूरा सहयोग दिया है। यहाँ तक कि जो हमारे धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है, उसमें जो कुरीतियाँ थी उनमें भी सुधार बहुत सारे करे थे इन्होंने क्या करा था? इन्होंने जो अन्य धर्मों, इन्होंने ऐसा नहीं है कि और धर्मों की बुराई करी थी। इन्होंने क्या किया था कि जो अन्य धर्मों की अच्छाई है उसको अपने धर्म में लाने के लिए, या फिर उनकी अच्छाई को समाहित करने की बात करी थी, और जो बुराई थी धर्म में उसको हटाने की बात करी थी। यहाँ तक कि इन्होंने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया और मूर्ति पूजा का खंडन करा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी थी। खैर, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये बताने में। तो चलिए, बात ज़्यादा हो जाएगी, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो ये खासियत थी राजा राम मोहन राय की। तो अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि RRLF काम किसके लिए करता है। तो भैया, RRLF जो बेसिक काम करता है वो काम करता है पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए करता है, ना कि एकेडमिक लाइब्रेरीज़। मैंने एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में आपको बताया था कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एकेडमिक लाइब्रेरी वो लाइब्रेरीज़ हैं, चाहे वो स्कूल की लाइब्रेरीज़ होती हैं, कॉलेज की लाइब्रेरी हो गई या यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी हो गई, जहाँ पर आप एक अपना एडमिशन करवाते हैं और अपने पर्टिकुलर एक फ़ीस देकर वहाँ का जो सिलेबस होता है उसको कवर करने के लिए आप लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। और ये सब कब होता है? टीचर की गाइडेंस में होता है। तो आपको वहाँ पर कुछ लिमिटेड चीज़ें मिल जाती हैं एकेडमिक लाइब्रेरी में। और
पब्लिक लाइब्रेरी क्या है? तो पब्लिक लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है जहाँ पर आपको हर तरह की बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, सोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ तक कि इस पब्लिक लाइब्रेरी का यूज़ कौन कर सकता है? तो यहाँ पर एक छोटी उम्र का बच्चा भी कर सकता है, यहाँ तक कि 60 साल 70 साल का जो वयस्क व्यक्ति है वो भी पब्लिक लाइब्रेरी का यूज़ कर सकता है, और सभी के काम की चीज़ें यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगी। तो ये खासियत है एकेडमिक और पब्लिक लाइब्रेरी की। तो बेसिकली जो RRLF है, ये जो फाउंडेशन है, ये किसके लिए काम करता है? पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए। अब अगर आप इतना समझ गए हैं तो हम आगे इसके फैक्ट के बारे में बात करेंगे। और RRLF के फैक्ट की अगर बात करें तो अब हम आगे स्लाइड में देख लेते हैं कि RRLF की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना भैया कब हुई थी? 22 मई 1972 को हुई थी। अच्छा, इसी दिन क्यों हुई थी? ये चीज़ भी जानना बहुत अच्छी बात है कि 1972 में ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये इस दिन क्यों हुई थी 1972 में? क्योंकि ये था 200वां बर्थडे था राजा राम मोहन राय का। देखा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजा राम मोहन राय जो हैं, इनका 200वां बर्थडे था 22 मई को। इस उपलक्ष्य में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की फाउंडेशन की स्थापना 22 मई को की गई थी। और ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस रजिस्ट्रेशन के कौन सा रजिस्ट्रेशन एक्ट था जिसके थ्रू ये फाउंडेशन स्थापित किया गया? तो वो था रजिस्ट्रेशन अंडर द वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961। तो यहाँ से जितने भी बुलेट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, यहाँ से आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। एग्जाम में यहाँ से आते ही आते हैं, तो इन्हें याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो RRLF का हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है, लेकिन इसके 4 और मुख्यालय भी हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात कर ली इस अबाउट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इनका एम क्या है। अगर आपने एम को समझ लिया और राजा राम मोहन राय को समझ लिया तो भैया ये टॉपिक आपको आराम से कवर हो जाएगा। इसमें याद रखने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। तो अगर आपको एम समझ आ गया तो RRLF भी समझ आ जाएगा। तो बेसिकली एम क्या है? RRLF का एम है लाइब्रेरी एक्ट पास करवाना। यानी जिन स्टेट्स में, भारत के जिन स्टेट्स में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हुए हैं, वहाँ पर पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाना। आपको पता ही है कि अभी तक करीबन 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है। सबसे पहले मद्रास में हुआ था, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में हुआ था, और फिर कर्नाटक में। तो इसी तरह से, माफ़ कीजिए, हो सकता है आगे पीछे हो गया हो। ये इस तरह से जो लाइब्रेरी एक्ट्स थे वो पास करवाए गए थे। तो अब जो ये लाइब्रेरी एक्ट अधिनियम पारित करवाने का काम किसका होता है? तो वो काम होता है RRLF का काम होता है कि लाइब्रेरी एक्ट पास करवाया जाए, तथा जो जितना सपोर्ट हो सके पब्लिक लाइब्रेरी को मिल सके। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे। ये RRLF करता क्या है? तो ये हेल्प करता है पब्लिक लाइब्रेरीज की और सपोर्ट करता है पूरी तरह से, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या सेमिनार करवाना हो या जिस तरह से भी डायरेक्शन देना हो, इस तरह की चीज़ें कौन करवाता है? तो ये RRLF करवाता है। इसी तरह से RRLF और क्या करता है? तो ये कराता है फाइनेंशियल सपोर्ट देता है और टेक्निकल असिस्टेंट भी पब्लिक लाइब्रेरीज को देता है, क्योंकि एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरीज जो होती है वो वहाँ के जो पेरेंट बॉडी हो गई या एकेडमिक लाइब्रेरी में जो UGC हो गई या गवर्नमेंट हो गई, ये लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन पब्लिक लाइब्रेरीज को कौन सपोर्ट करेगा? तो वो गवर्नमेंट करती है। यहाँ तक कि जो फंड होता है वो जनता से लिया जाता है। तो यहाँ पब्लिक लाइब्रेरीज को चलाने के लिए फंड जो है लाइब्रेरी सेस के रूप में जनता से लिया जाता है। तो इसीलिए RRLF की स्थापना की गई है। अगला पॉइंट है हमारा, टू मेक नेशनल नेटवर्क बाय कनेक्टिंग पब्लिक लाइब्रेरीज। इसका मतलब ये हो जाता है कि
पब्लिक लाइब्रेरीज जितनी है इंडिया में उन सबको मिलाकर एक बड़ा पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क तैयार करना। मतलब कि क्या है कि ऐसा है कि पब्लिक लाइब्रेरीज तो बहुत सारी होती हैं और सारी लाइब्रेरीज में कुछ ना कुछ नया होगा और हर एक लाइब्रेरी में कुछ अलग इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो हर कोई यूज़ नहीं कर पाता। ऐसे में क्या है कि इंफॉर्मेशन का पूरा यूज़ नहीं हो पाता। तो क्या है कि अगर नेशनल लेवल पर अगर एक नेटवर्क तैयार कर दिया जाएगा, सारी लाइब्रेरी को कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो आप उस इंफॉर्मेशन का यूज़ एक जगह पर बैठकर कर सकते हैं। इसलिए नेशनल लेवल पर एक पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क तैयार किया जाने के लिए RRLF की स्थापना की गई है। चलिए अब इसमें एम्स में यही है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला पॉइंट है हमारा हेडक्वार्टर्स। तो हेडक्वार्टर की बात मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हेडक्वार्टर इसका जो मेन है वो कोलकाता में है। पहले कोलकाता और अभी कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। और इसके 4 और जोन हैं जो 4 महानगरों में हैं। तो पहला है दिल्ली में जो नॉर्थ जोन में पड़ता है, साउथ जोन में चेन्नई है, वेस्ट जोन में मुंबई और नॉर्थ ईस्ट में है असम। तो ये 4 जोन हैं जो इसके अन्य मुख्यालय भी हैं। और इसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, दिल्ली वाला, क्योंकि यहाँ से ISBN नंबर दिया जाता है। खैर वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट्स आपको एज इट इज़ याद रख लेने हैं भैया, नहीं तो एग्ज़ाम में भूल जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक सवाल ये भी आ जाता है कि पब्लिकेशंस क्या हैं RRLF के। तो इसके पब्लिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट है इंडियन लाइब्रेरीज। ये सवाल कम ही पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है इसके पूछे जाने की संभावना हो, तो मैंने ये लिख दिया है। तो ये आप याद रख लेना, इंडियन लाइब्रेरीज किसका पब्लिकेशन है, तो वो है RRLF का। अगला है डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी किसका पब्लिकेशन है, तो ये पब्लिकेशन है RRLF का। और इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर वर्ड में पब्लिक आ गया तो ये सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी, क्योंकि RRLF किसके लिए काम करता है, पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए। आगे चलते हैं। आगे है हमारा ग्रंथाना। तो ग्रंथाना से तो बहुत सवाल पूछा जाता है कि सीधा सीधा यही पूछा जाता है कि ग्रंथाना किसका पब्लिकेशन है, तो ग्रंथाना किसका है, RRLF का। इसे पहले इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज़ भी कहा जाता था। आगे चलते हैं। आगे है RRLF न्यूज़ लेटर। अब ये त्रैमासिक यानी 3 महीने में एक बार पब्लिश होता है। तो यहाँ से मैंने ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय की क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद मैंने अबाउट यानी फैक्ट्स कुछ बताए हैं। फिर एम और हेडक्वार्टर, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है और पब्लिकेशन से तो सवाल पूछे ही जाते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो में इसमें इतना ही। बाकी अगली वीडियो में मैं ISBN के बारे में आपको बताऊंगा, ISBN और ISSN के बारे में, दोनों एक में कंबाइन करके बताऊंगा, फिर डिस्क्लेयर के बारे में। तो चलिए, थैंक यू।